हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक नई सीरीज जो कि नीट के लिए स्टार्ट की गई है, जीतो नीट को अंतिम युद्ध। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट सीरीज है उसमें हम 11th क्लास के चैप्टर्स को कंसिडर करने वाले हैं, जिसमें से आज हमने यहाँ पर लिया है चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चों, और जैसा कि आप जानते हैं इसमें से क्वेश्चंस नीट में हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा रेशो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बेसिक्स की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के टॉपिक्स देखते हैं कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर किए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बच्चों इसको 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है उसमें इसको हम कहते हैं व्हाट इज लिविंग। जैसा कि आपका नाम ही चैप्टर का द लिविंग वर्ल्ड है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग्स क्या होते हैं। देन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि कितनी वेराइटीज लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इट मीन्स उनको किस तरह से जो डाइवर्सिटी है या वेराइटी ऑफ लिविंग्स हैं उनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अरेंजमेंट है। इसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में हमारे 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। एंड सेकेंड जो पार्ट है द लिविंग वर्ल्ड का, उसमें हम टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक एड्स और कैटेगरीज ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स। सो आइए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है इंट्रोडक्शन में ही कि व्हाट इज लिविंग, ये तो आप सब लोग जानते हैं एंड जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं एंड कुछ करेक्टराइजेशन होते हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरल जो आप डेफिनेशन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसमें कुछ फिनोमेना है जैसे कि ग्रोथ या रिप्रोडक्शन या रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ये कुछ जनरल बेसिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये जो करेक्टर्स हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं लिविंग की, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो भी लिविंग है या नॉन लिविंग है उनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, जो कि उनको डिफाइन करती हैं कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड एक होते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी या उसके करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होते हैं एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। इनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग कैरेक्टर्स या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाती है लिविंग बींग्स के लिए एंड कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब जैसा कि आप जानते हैं इंक्रीज इन साइज, मास एंड नंबर। किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज, मास या नंबर में अगर इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होता है उनका साइज या मास या नंबर, तो वो उसकी ग्रोथ कही जाती है। ठीक है। अब ये जो ग्रोथ होती है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग्स में डिफरेंट तरीके से हो सकती है। आप देखते हैं यहाँ पर हमने इसको लिया है इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स, यानी लिविंग्स के ये लिविंग एंड नॉन लिविंग्स के लिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लिविंग्स के लिए क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखिए अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि लिविंग थिंग्स की जितनी भी बॉडी होती है वो सब सेल्स से बनी होती है एंड सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं।
जैसे कि आपको मालूम है एक सेल अमीबा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, तो ये इसका रिप्रोडक्शन का भी तरीका है एंड इसकी नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ये इसकी ग्रोथ का भी एक तरीका होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में आप ग्रोथ डिफरेंट टाइप्स देख सकते हैं। प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट्स पूरी लाइफ ग्रो करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो सीड है वहां से जर्मिनेशन होता है, बेबी सीड बेबी प्लांट फॉर्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होके एक ट्री बन जाता है एंड ट्री की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड है, थ्रू आउट देयर लाइफ होती रहती है। लेकिन एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है आप जानते हैं वो एक सर्टेन एज तक ही होती है, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है यानी कि जो उनका या साइज इंक्रीज होता है, वो साइज जो है वो उनका इंक्रीज नहीं होता है, वहां पर ग्रोथ सिर्फ सेल के डिवीजन या रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के लिए ही सफिशिएंट होती है। तो एनिमल्स की ग्रोथ एक सर्टेन एज लिमिट तक ही होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इट्स नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स, क्योंकि ग्रोथ आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अगर किसी मटेरियल को अक्यूमुलेट किया जाए या उसको स्टिक कर दिया जाए तो उनकी जो सरफेस होती है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसका मास इंक्रीज हो जाता है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस, और इसका एक गुड एग्जाम्पल आप माउंटेन्स, बॉल्डर्स या सैंड माउंट्स के रूप में देख सकते हैं। सैंड माउंट्स आप देखते हैं छोटा सा एक सैंड का पहाड़ है, उसके ऊपर फिर धीरे धीरे अगर और सैंड डिपॉजिट हो जाती है तो वो एक उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। माउंटेन्स जो है वो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि माउंटेन्स की जो ग्रोथ होती है, सैंड माउंट्स की जो ग्रोथ होती है या बोल्डर्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ, क्योंकि वो उनके सरफेस पर मटेरियल के एक्यूमुलेशन से होती है, तो ग्रो तो वो करते हैं लेकिन वो ग्रोथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। सो बट क्योंकि ग्रोथ होती है लिविंग्स में एंड नॉन लिविंग्स में, इसलिए ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। क्लियर? ये आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि जो ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ के साथ साथ नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। क्लियर? आई थिंक नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कही जाती है। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड, अपनी ही टाइप के न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। एंड रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स है वो आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, और यहाँ जूनियर क्लासेस में भी आपने उनके कुछ टाइप्स पढ़े हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या आप कहें कि लोअर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलुलर लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसमें आपने बडिंग, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये डिफरेंट मेथड्स देखे हैं जहां पर उनका नंबर इंक्रीज होता है या वो उससे रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन एक प्रोसेस होता है, जिसमें आप डिफरेंट जो प्रोजेनी है वो आप देख पाते हैं। यहाँ पर हम देखें इसमें जो एक्सेप्शन है वो कहाँ पर आता है कि सम ऑफ द एनिमल्स आर इनफर्टाइल, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि वो इनफर्टाइल होते हैं, और उसका एक एग्जांपल है म्यूल, जिसको आप हिंदी में खच्चर भी बोल सकते हैं। एंड स्टेराइल वर्कर बीज, वर्कर बीज आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि वर्कर बीज जो होती हैं वो स्टेराइल फीमेल होती हैं, ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह की हेल्प नहीं करती हैं। एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स आर ऑल्सो गुड एग्जाम्पल विच आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग्स। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कही जा सकती है लिविंग बींग्स के लिए। Next is a very important property, that is cellular organization and metabolism.
जैसा कि आपको मालूम है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने होते हैं और उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है उसको हम सेल कहा कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है वो सारे फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के कवर करता है, क्योंकि सेल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बना लेते हैं। टिश्यूज जो होते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बन जाते हैं एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। एंड ऑर्गन सिस्टम जब किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वर्क करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है या ऑर्गेनिज्म लिविंग जो है वो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। क्लियर? दीज सेल्स जो कि बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं ये एनर्जी को यूटिलाइज करती हैं और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के अंदर या आप कह सकते हो सेल्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस ऑलवेज होती रहती हैं। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती हैं, यानी कि कुछ जो रिएक्शंस होती हैं उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं एंड कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है या एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो ऐसी जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस जो कि आपकी बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली होती रहती हैं, वो रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो गई? मेटाबॉलिक रिएक्शंस 2 डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जिनमें एक रिएक्शंस जो होती हैं वो एनाबॉलिक कहलाती हैं और दूसरी जो रिएक्शंस होती हैं वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी ऑर्गेनिजम्स की जो होती है वो सेल्स से ही फॉर्म होती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मेक एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से जो फॉर्मेशन होता है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है एंड दिस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ living things. And metabolism means the reactions which are continuously held or which are continuously occur in the ह्यूमन सेल या आप कहेंगे किसी भी लिविंग की सेल के अंदर जो भी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, फॉर मेकिंग द डिफरेंट केमिकल्स और ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो ये सारी जो इस कंडीशन होती है इनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं और ये मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। क्लियर? तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स होता है अवेयरनेस। ओके, तो एबिलिटी टू सेंस स्टिमुलस अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास अपने अराउंड होने वाले स्टिमुलस को सेंस करने की एक एबिलिटी होती है और जब वो उनको सेंस करते हैं तो उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। ये जो स्टिमुलस होते हैं ये फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि आप प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखते हैं कि जैसे एनिमल्स तो शो करते ही हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मालूम हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल चेंजेस होते हैं अगर एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी जो होती है एनिमल्स की या प्लांट्स की वो रेस्पॉन्ड करती है। एंड प्लांट्स के अंदर वो ट्रॉपिज्म के रूप में या नास्टिज्म के रूप में आपको दिखाई देता है, या आप कह सकते हो कि फोटो पीरियड यानी कितने टाइम तक लाइट जो होती है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मिल रही है। इट इफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिनकी ब्रीडिंग सीजन फिक्स होते हैं एंड ये ब्रीडिंग सीजन उनके जो डे टाइम की लाइट है उसके अकॉर्डिंग उनको इफेक्ट करता है। ह्यूमन बीइंग्स सारे एनिमल्स में यानी कि जितने भी लिविंग्स हैं उनमें ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो अपने लिए बहुत अवेयर होते हैं और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस
ह्यूमन बींग्स में दिखाई देती है। तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी इसको शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इस जितनी भी हमने ये डेफिनेशंस दी उनके बेसिस पर लिविंग्स क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli। ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई डेफिनेशन है जिसको आपको लर्न करना है एज इट इज, क्योंकि जो भी डेफिनेशंस हैं वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं या अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इवॉल्विंग होते हैं यानी उनके अंदर इवोल्यूशन होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम उनके अंदर होता है जो कि रेस्पॉन्स करते हैं अगेंस्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लिविंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेराइटी ऑफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जितने भी मिलियन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट है वो सब डाइवर्सिटी कहलाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट वेराइटीज, उनको हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड अब तक अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन नोन स्पीसीज प्रेजेंट है। जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें नोन कितनी है, मतलब अभी तक जो अर्थ पर स्पीसीज प्रेजेंट है उनमें से 1.7 या 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन है जिनके बारे में हम जानते हैं या हमें उनके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। अब देखिए इतनी सारी वैरायटी ऑफ अगर स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ पर तो उनकी स्टडी करना एक बहुत मुश्किल काम है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ है, किस तरह से उसको स्टडी किया जाए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी हैबिटेट क्या है या वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सारी स्टडी करना मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज में से किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बहुत एक डिफिकल्ट काम है। इसके लिए एक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया और वो जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर किया गया, जितनी भी नोन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या नोन स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनको क्लासिफाई करा या उनको ग्रुपिंग जो किया गया वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ऑन टू द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स, जो करेक्टरिस्टिक्स उनके ऑब्जर्व किए जा सकते हैं उनके बेसिस पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्लासिफाइड किया गया है कन्वीनियंट कैटेगरीज में। डिफरेंट ग्रुप्स उनके बना दिए गए हैं एंड वो ग्रुप्स आप अगर एग्जांपल देखें तो आप अगर कैट्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, डॉग्स की बात कर सकते हैं, व्हीट प्लांट की बात कर सकते हैं, राइस की बात कर सकते हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये बताते हैं कि अगर हम कैट की बात करते हैं तो हमें ध्यान सिर्फ कैट का ही आता है जिसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैट्स होती हैं। अगर मैमल्स की बात करते हैं तो कैट्स या डॉग्स या काउज या ह्यूमन बीइंग्स ये मैमल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एंड मैमल्स कहाँ पर होते हैं, एनिमल्स में प्लांट प्लेस किए जाते हैं। इसी तरह से जितने भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं वो प्लांट्स में अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स जो हैं वो हमें ध्यान आते हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये सारा जो क्लासिफिकेशन है, ये सारी जो कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज, इन कैटेगरीज को नाम दिया गया है टैक्सा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर, उन सबको क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में और वो जो कैटेगरीज होती हैं उनको टैक्सा कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, इसी प्रोसेस को या इसी ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लियर? एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्ल लिनियस। जो टैक्सोनॉमी के फादर हैं उनको कार्ल लिनियस कहा जाता है। टैक्सोनॉमी जो है वो उन्हीं के बेसिस पर आगे बढ़ी है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी,
मॉडर्न टेक्सोनोमी का बेसिस क्या होता है, इसके लिए देखिए कुछ स्टेप्स हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक, क्या वो प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है, या उनके जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं उनके बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया जाता है। और साथ में उनके हैबिटेट, जो जिस हैबिटेट में वो लिव करते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उनकी क्या होती है, उसके बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया जाता है। अब टेक्सोनोमी के कुछ स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स जिनको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनका क्लासिफिकेशन करना, और क्लासिफिकेशन के बाद उनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वर्ल्ड में, जितने भी प्रेजेंट है, जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है, वो सारी स्पीसीज को कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग एरिया में डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। जैसे बंगाली में उसको कुछ और कहा जाता है, लोकल मराठी में उसको कुछ और कहा जाता है, किसी और जगह की कोई लोकल लैंग्वेज है तो वहाँ पर कुछ और कहा जाता है। अब वो बहुत कंफ्यूजिंग होगा अगर वर्ल्ड वाइड उनका नाम इस तरह से होगा तो इसलिए एक पर्टिकुलर जो नोमेनक्लेचर है यानी नेमिंग सिस्टम है वो डेवलप किया गया, और उस नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हर स्पीसीज को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड मान्य होता है। यानी कि सभी जगह पर, अगर हम बायोलॉजिस्ट की बात करें या किसी कॉमन मैन की बात करें, वो जो नेम है उसका वो हर जगह सिमिलर होगा। उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नोमेनक्लेचर जो है वो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज एनिमल और इट इज प्लांट, क्या वो प्लांट है या एनिमल है या कोई भी और ऑर्गेनिज्म है, उन सब के साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए गए हैं, और वो जो नेम प्रोवाइड किए गए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी पूरे वर्ल्ड में मान्य होते हैं वो। इसके लिए 2 डिफरेंट कोड है, और वो ICBN और ICZN कहे जाते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स के लिए जो नोमेनक्लेचर डिजाइन किया जाता है वो ICBN के थ्रू किया जाता है, एंड एनिमल्स के लिए जो नेमिंग सिस्टम या नोमेनक्लेचर डिसाइड किया जाता है वो ICZN के थ्रू किया जाता है। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके नेम्स जो है वो फुल फॉर्म याद कर लीजिए। तो एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, एंड प्लांट्स के लिए बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है। क्लियर? जिस तरह से आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना IUCN, तो वो एक इंटरनेशनल यूनिट है जो कि केमिस्ट्री के जितने भी केमिकल्स हैं या जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबका नेम्स डिसाइड करते हैं। इसी तरह से ICBN और ICZN भी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉटनिकल और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए फेमस है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब होता है 2, और नोमियल जैसा कि आप मान रहे हैं या 2 नेम सिस्टम। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब नाम दिया जाता है तो उसके नेम में 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये प्रपोज किया था सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। फर्स्ट नेम इज कॉल्ड जेनेरिक नेम एंड सेकेंड नेम इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगो। सब लोग आप जानते हैं मैंगो, एंड अभी सीजन भी है। तो मैंगो जो होता है उसका साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, 2 नेम्स। फर्स्ट इज नोन हैज जीनस या जेनेरिक नेम। जो फर्स्ट नेम है वो जेनेरिक नेम कहलाता है, एंड सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम होता है। क्लियर? तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जब हम नेम्स को लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये होती है जो भी नोमेनक्लेचर में नेम्स लिए जाते हैं वो लैटिन वर्ड्स होते हैं और हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। क्लियर? फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस और सेकेंड वर्ड जो होता है
वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर? फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम होता है। जब हम इसको मतलब हाथ से लिखते हैं या हैंड रिटन लिखते हैं तब दोनों के नीचे सेपरेटली अंडरलाइन करनी पड़ती है, और अगर वो प्रिंटेड है तो उसको हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। क्लियर? फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, इट इज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन सेकेंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। साथ में ही इसके एंड में बायोलॉजिकल नेम ऑफ ऑथर्स नेम, जो भी ऑथर नेम है जिसने भी उसका नाम रखा है उनका एक एब्रीवेशन लिखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए हम फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं। मैंगो के लिए अगर हम देखें तो ये देखिए इटैलिक्स में लिखा गया है। प्रिंटेड जब होता है तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं, मैंजी फेरा इंडिका। एंड साथ में LINN, इसका मतलब लीनियस ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए या लीनियस ने इनको ये नेम दिया था, इसलिए इसको LIN से शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्रीवेशन। क्लियर? एंड अगर हैंड रिटन बात कर रहे हैं हम तो देखिए मैंजीफेरा इंडिका, हम लिखेंगे इसको ऐसे, साथ में ये सेपरेटली अंडरलाइन होंगे दोनों वर्ड्स। ठीक है? इस तरह से इसको हम कंप्लीट करते हैं मैंजीफेरा इंडिका। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, सेकंड लेटर जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, अगर प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में होते हैं, साथ में अगर उनके पास में एक एब्रीविएशन दिया गया है तो वो ऑथर्स नेम होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। so thanks for watching this video and please subscribe it and जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर नेक्स्ट जो हम वीडियो में देखने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। क्लियर? तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से उनको कैटेगराइज किया गया है एनिमल्स को, और किस तरह से उनकी जो हायरार्की है वो उसको हम शो करते हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इन सबको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।